गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर सेकंड में मेज़रमेंट ऑफ मास, मेज़रमेंट ऑफ लेंथ की बात की थी और एसआई यूनिट, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की थी हमने। ओके, तो यहाँ पर हम जो मेज़रमेंट ऑफ टाइम की मैंने बात करी दी थी, पर यहाँ पर जो भी मैंने ये पीडीएफ बनाई हुई है वो पूरा एकदम इजी लैंग्वेज में और आपको समझ में आए उसे रिगार्डिंग मैंने बनाई हुई है। आप ये थियरी में कोई भी मैं क्वेश्चन अदरवाइज कोई भी न्यूमेरिकल्स पूछो तो उसमें ये मेथड यूज़ करेंगे, ये वाला भी पोर्शन लिखेंगे तो भी कोई रॉन्ग नहीं पढ़ सकता है। ओके, दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा पीडीएफ आपके जो ग्रुप है उसमें मैं रख दूँगा और यूट्यूब में भी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, उसके साथ में आपके ग्रुप में और हमारी जो HBK की एप्लीकेशन उसमें भी मैं रख दूँगा। आप कभी भी आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मेज़रमेंट ऑफ टाइम की। तो मेज़रमेंट ऑफ टाइम मैंने बोला था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST से हम पूरा का पूरा इंडिया का जो भी टाइम चल रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पर दिया इन द अर्ली डेज टाइम वॉज द मेजर फ्रॉम द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट कास्ट बाय द सनलाइट। After the invention of the pendulum, there is much development has taken place in the measurement of time. To measure the any time of interval, we need a clock in order to meet the need for the better standard for time. मैंने अभी बोला वही atomic clock have been developed for the measurement of the small time interval. Camera, multi-flash photography etc. are being used. ओके, हम टाइम का यूज़ तो करेंगे, टाइम का तो यूज़ करते ही है, पर हमने बोला था कि कैमरा में भी यूज़ करते हैं हम लोग। सपोज़ हमारे मोबाइल में सेल्फी अदरवाइज़ कोई भी फ़ोटोग्राफ खींचना हो तो क्लिक करना हो तो हम टाइम सेट करके भी हम खींच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थियरी हम पढ़ने वाले हो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी है इस चैप्टर की और उसका जो न्यूमेरिकल्स आता है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है। एक्यूरेंसी एंड प्रिसिशन इन मेजरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी? तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या है? द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर द वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ओके, कोई भी ट्रू वैल्यू मिलेगी एक्यूरेसी के बगैर। एक्यूरेसी मतलब एकदम मेरे को एकदम ट्रू वैल्यू मेरे को मिलनी चाहिए। और प्रिसिशन मतलब टेल्स अस टू वोट रिसोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर। एक लिमिट हो जानी चाहिए। सपोज एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर पूरा का पूरा पैराग्राफ एग्जांपल के रिगार्डिंग दिया हुआ है। सपोज मैं एक बात करूँ तो मेरे पास एक डिजिटल वॉच है जिसमें 10, 11, 12 सुबह के बजे हुए is very precise because it has least count of 1 second. On other hand, मेरे ग्रैंडफादर के पास जो भी वॉच है वो डिजिटल वॉच नहीं है, तो उसके जो भी वॉच दी वो उसके पास जो वॉच है उसमें बजा हुआ है 10:30 AM. The least count of watch is 1 minute which means that is less precise. मतलब उधर जो लिस्ट काउंट दिया हुआ है इधर लिस्ट काउंट दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा का पूरा अलग है। यहाँ पर देखो माइनर दिया हुआ है, 1 मिनट का प्रिसाइसिस दिया हुआ है। ओके, डिफरेंस दिया हुआ है। सपोज में इफ द डिजिटल वॉच रन सर्वल द मिनट्स स्लो देन टाइम मेजर विद द वॉच हैज नो एक्यूरेसी बट इट इज प्रिसाइसिस। इफ द ग्रैंडफादर वॉच सो द करेक्ट time, then the time measure with this watch has high accuracy and less precision. ओके, प्रिसिशन दे सकते हैं। ओके, हाई फ्रीक्यूरेसी है मतलब हाई एक्यूरेसी अवेलेबल है उसमें, एकदम परफेक्टली दिया हुआ, लेस प्रिसिशन दिया हुआ है मतलब हम टाइम पूरा का पूरा टाइम फाइंड आउट नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि मैं बात करूँ
कि चलो मेरे पास जो भी वॉच है उसमें 10:11 पर 12 सेकंड हुआ है, वो ग्रैंडफादर के जो मेरे दादा के पास जो भी वॉच है उसमें वो दिखाई नहीं देगा, उसमें तो खाली एक वन जो भी आवर का और मिनट का ही दिखाई देगा। ओके ओके दूसरा क्या दिया हुआ है कि सपोज हाई एक्यूरेसी रहेगा, हाई प्रिसेंशन मिलेगी। ओके प्रिसेंशन डिपेंड्स अपॉन द लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके कितने लिस्ट काउंट हो रहा है इंस्ट्रूमेंट में उसके रिगार्डिंग है। स्पीयर ऑफ रेडियस ऑफ स्पीयर मेजर विद द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज विल बी मोर प्रिसाइज देन मेजर विद द वर्नियर कैलिपर्स। यानी कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से जो हम स्पीयर का रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो मेरे को एकदम पॉइंट के रिगार्डिंग मिलेगा, वर्नियर कैलिपर्स में भी पॉइंट के रिगार्डिंग ही मिलेगा। ओके पर उतना एक्यूरेसी मतलब उतना ज़्यादा मेरे को इतनी वैल्यू ट्रू वैल्यू नहीं मिल सकती है जिसमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में मिलेगा। ओके इसलिए वो भी मैं आपको जो प्रैक्टिकल है तभी आपको पता चलेगा, उसके बगैर आपको पता नहीं चलेगा, आपको याद रखना है। ओके दूसरा क्या दिया, मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विथ एक्यूरेसी। ओके देखो पहले वाला क्या दिया, स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ओके क्वांटिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज, कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हम। तीसरा वाला द मेथड यूज फॉर मेजरमेंट, किस तरह मेथड यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं। ओके एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर भी इसमें इफेक्टेड है। ओके कोई भी हम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो एरर इन मेजरमेंट, अभी हम मेजरमेंट करेंगे एरर का, कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके कोई भी लेबोरेटरी में आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो एरर रहेगी। द इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड बाय एरर। दो टाइप की एरर होती है, सिस्टमेटिक एंड रैंडम। सिस्टमेटिक एकदम सिस्टम यानी कि कोई भी एक एरर की बात करते हैं, सिस्टमेटिक मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक में उसमें भी टाइप होगा, वो भी हम पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक एरर में आप कोई भी वन डायरेक्शन की बात कर सकते हो, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती है। ओके सिस्टमेटिक एरर में अलग अलग सोर्सेस है, उसमें फर्स्ट वाला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट में एरर रहेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंटल एरर में आपको दिया हुआ ये कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट मेरे, फॉर एग्जांपल व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस इट्स पॉइंटर सो द 0.1 ग्राम इंस्टेड ऑफ 0। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सपोज मेरे को कोई ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट कोई स्प्रिंग बैलेंस पर ऊपर रखा ही नहीं है, फिर भी उसका जो वेट है वो 0.1 ग्राम दिखाई दे रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने कोई रखा ही नहीं है तो उसको बोलेंगे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर, जब पहले से ही अवेलेबल है। ओके तो उसको बोलेंगे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके कोई भी इंस्ट्रूमेंट की बात कर लोगे तो ओके कोई भी मैंने कोई स्प्रिंग बैलेंस की बात करूँ, स्प्रिंग बैलेंस में कोई ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं है फिर भी उसका जो भी वेट 0.1 दिखाई दे रहा है तो उसको बोलेंगे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल में ही कुछ प्रॉब्लम है। सेकंड वाला दिया हुआ है एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, यानी कि हम किस तरह प्रोसीजर करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेड है। सपोज मैं बात करता हूँ टेक्निकल प्रोसीजर की बात करता हूँ, चलो मेरे को ह्यूमन बॉडी अदरवाइज मेरे को टेम्परेचर नोट करना है किसी का भी। ओके देखो यहाँ पर एग्जाम्पल विद द मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, एनी इम्प्रॉपर कॉन्टेक्ट द थर्मोमीटर विद द बॉडी वुल प्रोड्यूस एन एरर इन द मेजरमेंट। सपोज जो भी थर्मोमीटर कहीं पर भी मैंने रखा हुआ है उस जगह का जो टेम्परेचर उसको नोट कर लिया, बाद में ह्यूमन बॉडी का नोटिस करूँ तो उसमें चेंज मिलेगा। ओके तो हम किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह प्रोसीजर करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेड है। ओके एक्सटर्नल फैक्टर लाइक अ टेम्परेचर, प्रेशर ओके कैन प्रोड्यूस सिस्टमेटिक एरर इन मेजरमेंट। थर्ड वाला है पर्सनल एरर। ओके पर्सनल एरर मतलब कि आपको बोलूँ कि इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ द एपर्चेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सपोज पर्सनल एरर मतलब मैं कहाँ से ऑब्जर्वेशन करूँ। सपोज मैं हम आपको दिखाई 12th में आप आओगे तभी आपको पता चलेगा, इसमें भी आपको पर्सनल एरर मतलब मैं किस तरह ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, किस तरह मैं रीडिंग ले रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट में किस तरह रीडिंग ले रहा हूँ,
किसने लिया कि चलो भाई मेरा कोई भी एक ऑब्जर्वेशन आया, सपोज एक एग्जांपल बात करो, मेरा कोई एक ऑब्जर्वेशन आया 2.12, दूसरे ने कोई ऑब्जर्वेशन लिया 2.11, ओके, तीसरे ने कोई ऑब्जर्वेशन लिया 2.09। तो ये सब पॉइंट वन का जो एरर है उसको हम पर्सनल एरर भी बोल सकते हैं। मतलब कि मैं किस तरह ले रहा हूँ उसके ऊपर भी है रीडिंग। ओके, यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है रैंडम एरर, कोई भी एक पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर अलग अलग टाइप के रैंडम एरर, कोई भी एक परफेक्टली आप ले सकते हो। दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सच एरर्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय टेकिंग मैनी ऑब्जर्वेशन एंड देन टेकिंग देयर मीन। यानी कि अभी वो जो भी रैंडम एरर होगी कि कोई भी एक चलो ले लेके चलो, सपोज हम ले लेके चलो 2.75 है तो हम 3 ले सकते हैं, क्योंकि 2.7.5 के बाद 0.75 रिगार्डिंग हम 3 लिख सकते हैं, उसके आगे का भी डिस्टेंस कोई भी लिख सकते हैं, 2.1 लिख सकता हूँ। ओके, तो आपको क्या बोल रहा हूँ कि हम जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं वो रैंडम, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन अपने ऊपर भी डिपेंड है। रैंडम एरर में आपको बोला कि नंबर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ओके, अभी उसके बाद की थियरी है एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। तो उसमें आपको दिया हुआ एब्सोल्यूट एरर एंड एवरेज एब्सोल्यूट एरर। देखो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, और यहाँ पर न्यूमेरिकल्स दिए भी हुए, एब्सोल्यूट एरर और एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे पास रीडिंग रहेंगे वो आपको दिया होगा न्यूमेरिकल्स में। सपोज मेरे पास A1 A2 A3 करके AN तक रीडिंग है मेरे पास, तो उसकी जो एरर एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने की है तो हम क्या करेंगे, पहले उसका एवरेज निकाल देंगे। उसका एवरेज मिलेगा, उसको हम बोलेंगे A बार। क्या बोलेंगे हम? A बार। ओके, उसका एवरेज निकाल देंगे तो मेरे को मिलेगा A बार। ओके, दूसरा दिया हुआ है डेल्टा A1। देखो यहाँ पर ट्राइंगल शेप का दिया हो, उसको हम बोलेंगे डेल्टा A1। तो हम क्या बोले, डेल्टा A1 कैसे मिलेगा? A बार यानी कि जो भी एवरेज मिली है वो माइनस A1 जो पहले ऑब्जर्वेशन था वो, उसी तरह A2 डेल्टा A2, उसी तरह डेल्टा A3, उसी तरह डेल्टा A4। जितने भी रीडिंग दिए हुए होगे उतना आपको लेना है। बाद में उसका एवरेज आप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो पहले जो मिला था वो क्या था? एब्सोल्यूट एरर था। कौन सा वाला? A बार वाला। देखो याद रखना, A बार वाला जो भी मेरे को मिला हुआ है, एवरेज मैंने निकाली हुई, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। बाद में जो भी डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 जो भी हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन, उसका जो एवरेज निकालेंगे तो हमको मिलेगा एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ओके, याद रखना है, मोड में लिखना है, यानी कि डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 जो सपोज माइनस है तो उसको भी प्लस कर देना है। उसका आंसर सपोज माइनस है तो उसको भी प्लस करना है, यहाँ पर करना है डेल्टा A बार इज इक्वल टू डेल्टा A1 बार डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 अप टू डेल्टा AN डिवाइडेड बाय N। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है। अभी हम फिजिकल सपोज A फाइंड आउट करना है तो हमको क्या फाइंड आउट करेंगे? A इज इक्वल टू A बार प्लस और माइनस। देखो हमने क्या बोला था कि एरर प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, यानी कि एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस। कौन सा वाला? एब्सोल्यूट एरर प्लस एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ओके, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। 5 मार्क्स का सम पूछा था, याद रखना। लास्ट टाइम जो भी एग्ज़ाम 11th की एग्ज़ाम हमारे HBK में हुई थी उसमें 5 मार्क्स के सम इसके रिगार्डिंग पूछा हुआ था। ओके, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर दोनों में से कोई भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, उसको हम इसको भी डेल्टा ही बोलेंगे। ओके, अदरवाइज आप रिलेटिव एरर करके भी लिख सकते हो। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा A बार डिवाइडेड बाय A बार, यानी कि जो एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट एरर का जो भी रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर मतलब जो भी हमारे पास रिलेटिव एरर है उसको मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो आपको मिलेगा परसेंटेज एरर। ओके, क्या मिलेगा आपको? परसेंटेज एरर। ओके, उसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल्स भी दिया हुआ है 2.7 जो आपका एग्जाम्पल है।
यहाँ पर सिंपल पेंडुलम की बात की, सिंपल पेंडुलम करके हमारा एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल अवेलेबल है, वो हम प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, उसमें आपको टाइम दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, यानी कि टाइम होगा, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो हमको जो भी दिया हुआ है, ओके, पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम दिया हुआ है। ओके, तो पूरा का पूरा मैंने बोला जिस तरह इधर जो भी मेथड यूज़ किया हुआ है उसी तरह आपको करना है। पहले आप उसका एवरेज निकाल दो, आप एवरेज निकाल दोगे तो 13.12 डिवाइडेड बाई 5 तो आपको मिलेगा 2.624। तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लेते हैं, तो बाद में उसका फाइंड आउट कर लो, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5। बाद में उसका भी एवरेज निकाल लोगे तो डेल्टा T मीन हो जाएगा। ओके, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, तो आपको जो भी क्वांटिटी मिलेगी उसकी एरर मिल जाएगी। बाद में रिलेटिव एरर मिलेगी, रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए बार, तो रिलेटिव एरर मिलेगी। मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो आपको परसेंटेज एरर मिल सकती है। ओके, एकदम इजी सम है, एकदम इजी। अब थोड़ा सा आपको सोचना है आपको। ओके, मैंने जो भी देखो यहाँ पर मैं अलग पीडीएफ बनाई हुई है, देखो यहाँ पर जो भी एस्टिमेट दिया हुआ वही आप कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह आप फाइंड आउट करोगे रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। आपकी टेक्स्ट बुक में सब मिक्स दिया हुआ है, इसलिए मैंने अलग ही कर दिया है पूरा। यहाँ पर एक प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। ओके, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बार मैंने बोला है 1.53, 1 पर सबका पहले आप क्या निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको मालूम ही होगा। ओके, तो यहाँ पर हम पूरा एवरेज निकाल दोगे, डेल्टा N1, डेल्टा N2, डेल्टा N3, डेल्टा N4, डेल्टा N5, डेल्टा N6 मिल जाएगा मेरे को। रेडी, कहाँ से कहाँ बात करना है, N बार माइनस N1, N1 यानी कि पहले वाला होगा वो N1, दूसरा वाला होगा N2। उसी तरह आप उसका भी एवरेज निकालोगे तो आपको एब्सोल्यूट एवरेज मिलेगी। एक बार प्लस निकालोगे एक बार माइनस तो आपको मिलेगा। रिलेटिव एरर डेल्टा एन बार डिवाइडेड बाय एन बार 0.014, 1.51। ओके, तो पूरा आपको मिलेगा तो 0.03। मल्टीप्लाई आप 100 कर दोगे तो परसेंटेज एरर आपको मिलेगी। ओके ओके, इस लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको भेज रहा हूँ और आपको याद रखना है। ओके, एकदम इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप इजीली समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा का पूरा स्टोरी टाइप और बहुत ज़्यादा डीप में ज़्यादा दिया हुआ है, पर यहाँ पर मैंने सब कुछ कट करके एकदम इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। ओके, थैंक यू।